नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दीपक बघेल। आप है मेरे साथ क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी में मानव भूगोल का पहला चैप्टर। मानव भूगोल का पहला चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो आज इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम और जानेंगे क्या है ये मानव भूगोल। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में समझेंगे। मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं जानेंगे जो कि कई बार आपके पेपर में 1 या 2 नंबर में आती हैं, एमसीक्यू टाइप में भी कई बार आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे एलएनसी सैंपल को। एलएनसी सैंपल और रेडजेल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेडरिक रेडजेल जो है आपके मानव भूगोल के जनक हैं। कौन है ये? आपके मानव भूगोल के जनक हैं। तो मानव भूगोल के जनक, तो मानव भूगोल के जनक क्या कहते हैं कि मानव भूगोल मानव और प्रकृति के बीच संबंध जो है उनका ही अध्ययन है। यानी इन्होंने कहा कि मानव भूगोल प्रकृति एवं मानव के समाज के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। यानी इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया है। और संश्लेषण किसका? तो संबंधों का। तो मानव भूगोल में बेसिकली ये कह क्या रहे हैं कि मानव भूगोल जो है वो प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध है उनका, संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन है वही हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। यानी कि ये फ्रेडरिक रेडजेल का कहने का मतलब ये है कि जो मानव है वो प्रकृति से किस प्रकार से संबंधित है, यही मानव भूगोल है आपकी, और कुछ भी नहीं है। इसी को पढ़ना है मानव भूगोल में आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा एलएनसी सैंपल। एलएनसी सैंपल क्या कहती है? एलएनसी सैंपल रेडजेल की शिष्या थी और ये अमेरिकन थी। तो ये कहती है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। यानी ये क्या कह रही है, हमारी पृथ्वी और मानव, अब ये पृथ्वी को बोल रही है अस्थिर, अस्थिर पृथ्वी। अब पृथ्वी तो अस्थिर ही है, जो कि हर समय कोई ना कोई मूवमेंट करती रहती है, कोई ना कोई रोटेशन करती रहती है। जब पृथ्वी अस्थिर है तो उस पर रहने वाला जो मानव है वो भी क्या है? क्रियाशील है। मानव भी कोई ना कोई क्रिया करता रहता है, वो प्रकृति में कोई ना कोई बदलाव करता रहता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने लिए कोई ना कोई बदलाव करता रहता है। और यही इसकी जो प्रवृत्ति है बदलाव करने की, वही उसे क्रियाशील बनाती है। तो मानव क्रियाशील है और आपकी पृथ्वी अस्थिर है। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है यही आपके क्या है? परिवर्तनशील संबंध है। यानी मानव प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करके अपने लिए कुछ बदलाव करता है पर्यावरण में, और जो बदलाव करता है वही आपके परिवर्तनशील संबंध कहलाते हैं। ठीक है, आगे अगली परिभाषा है पॉल विडाल डी ला ब्लास की। पॉल विडाल डी ला ब्लास कौन है? तो ये है पॉल विडाल डी ला ब्लास। ठीक है, पॉल विडाल डी ला ब्लास क्या कहते हैं? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। यानी कि ये क्या कह रहे हैं? ये भी वही कह रहे हैं जो रेडजेल ने कहा, बस थोड़ा सा डिफरेंस करके कहा है। इन्होंने क्या कहा है? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। भौतिक नियम क्यों? क्योंकि मानव प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकता है, मानव पृथ्वी को नियंत्रित नहीं कर सकता है, इसे तो नियंत्रित भौतिक नियम ही करते हैं। भौतिक नियम मतलब जैसे आपके जलवायु परिवर्तन, आपके वर्षा का मौसम, मानसूनी वर्षा, धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी, ये सभी आपके प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक
तत्व है और इन सभी को नियंत्रित मानव नहीं कर सकता है। तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और नियम इस पर रहने वाले जीवों के बीच संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना है वही मानव भूगोल है। संकल्पना मतलब एक विचारधारा, एक विचारों का संग्रह, एक अध्ययन का संग्रह मानव भूगोल है। अब कौन सा संग्रह? तो मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। ठीक है, आगे तो पॉल विडाल डी लाप्लास की परिभाषा फिर से दे दी गई है। अब सुनिए जरा, पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? मानव और प्रकृति, दो महत्वपूर्ण घटक हैं, मानव और प्रकृति। अब मानव और प्रकृति को दो महत्वपूर्ण घटक क्यों कहा है? क्या रीजन है कि मानव और प्रकृति ही पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण घटक हैं? इसका रीजन यह है कि मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और अपना विकास करता है और प्रकृति में कुछ बदलाव करता है, और बदलाव जो होते हैं वही उसके संबंध है। अब कैसे बदलाव कर रहा है तो सुनिए जरा, एक बार आप इमेजिन करके देखिए कि ये मानव है, लेकिन पृथ्वी से प्रकृति को गायब कर दिया जाए, आपके वन संसाधन सब गायब कर दिए जाएं, जल भी उपलब्ध ना हो, तो क्या मानव का अस्तित्व कायम रह सकता है? तो नहीं रह सकता है। जब मानव का अस्तित्व ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है तो मानव बिना प्रकृति के नहीं रह सकता। इसी तरीके से अगर मानव का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए, मानव से ही, ये सोचो कि पृथ्वी से मानव ही खत्म हो जाए, मानव जाति ही ना रहे और रह क्या जाए? केवल प्रकृति और बाकी सभी जीव जंतु रह जाएं, तो क्या इस प्रकृति का कोई ज्यादा अर्थ रह जाएगा? तो इसका भी कोई ज्यादा अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति में बदलाव करने की क्षमता किसके पास है? मानव के पास है। विवेक किसके पास है? मानव के पास है। जब मानव के पास ये सामर्थ्य है प्रकृति में बदलाव करने का, तो मानव और प्रकृति दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? आपके पृथ्वी के महत्वपूर्ण घटक बनते हैं। कि पृथ्वी में बदलाव करने की क्षमता इन दोनों के बिना संभव नहीं है। इसीलिए इन दोनों को हमें समग्रता में ही देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। भूगोल में पृथ्वी के विभिन्न रूप। तो भूगोल में हम देखो, मानव भूगोल में जब आप पढ़ते हैं तो फ्रेडरिक रेडजेल जो कि जर्मन भूगोलवेत्ता है, इसी तरीके से जितने भी जर्मन भूगोलवेत्ता हुए उन सभी ने पृथ्वी का अध्ययन एक मानव के रूप में किया है। यानी वो पृथ्वी को मानव समझते हैं और मानव के रूप में ही पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो कैसे करते हैं तो सुनिए जरा। पहली बात, पृथ्वी के विभिन्न रूप कौन से? तो तूफान की आंख, यानी पृथ्वी का जो आंख बताई गई है वो क्या बताई उन्होंने? तूफान। तूफान को पृथ्वी की आंख बोला, नदी को मुंह बोला, नदी के मुख, मृदा की परिच्छेदिका मतलब स्किन, अर्थ की, अपने अर्थ सरफेस जो होता है आपका, यानी पृथ्वी की जो ऊपर की परत होती है वो मृदा से ही बनी हुई है। जब वो मृदा से बनी हुई है, जैसे हमारी स्किन है, तो इसी तरीके से उनकी मृदा स्किन बन जाती है पृथ्वी की। तो पृथ्वी की स्किन क्या है? मृदा है। तो मृदा की परिच्छेदिका, हिम नदों के प्रोत, आंसू, प्रोत मतलब आंसू, जैसे हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं उसी तरीके से हिमनद पिघलते हैं, और हिमनदों के पिघलने से सरिताएं बनती हैं, नदियां बनती हैं। ठीक है, आगे। जल डमरू मध्य की ग्रीवा, मतलब जब दो बड़े जल समुदायों को, जब बड़े दो समुदायों को, जल समुदायों को, ये भारत का हिस्सा है इतना ऊपर का अपना, ठीक है, इधर ये हिस्सा अपना भारत का है, इधर वाला इलाका श्रीलंका है, और ये भारत और श्रीलंका के बीच में पतली सी स्ट्रेट है, जल संधि जिसे कहते हैं। इसी जल संधि को आप जल डमरू मध्य कहते हैं। डमरू जैसी आकृति बन जाती है, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य कहा जाता है। ऐसी कई सारी जल संधियां हैं। ठीक है, तो जल डमरू मध्य की ग्रीवा को आदि सभी चीजों का आप अध्ययन करते हो मानव भूगोल में। और क्या क्या अध्ययन करते हैं? तो परिसंचरण की धमनियां क्या है? सुनिए अब जरा। परिसंचरण की धमनियां मतलब जैसे मानव के शरीर में रक्त परिसंचरण की धमनियां आपने पढ़ी थी 10th क्लास में।
तो आप सेल्स को मानव की रक्त परिसंचरण की धमनियां कहते हैं। ठीक है, तो सेल्स क्या करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह, यानी आपके हार्ट से रक्त को पूरे शरीर में ले जाती हैं और फिर उसको वापस आपके हृदय के पास लेके आती हैं। ठीक है, तो वो इसी तरीके से पृथ्वी पर परिसंचरण धमनियां सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को ही परिसंचरण की धमनियां कहा गया है। आगे अब कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, परिभाषाएं जो मानव भूगोल में महत्वपूर्ण है, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में भी आती है। तो सुनिए, पहली परिभाषा है मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण का मतलब है ऐसी परिभाषा जिसमें मानव को प्रकृति के अनुकूल बताया गया हो, यानी मानव पूरी तरीके से किसके अधीन हो, प्रकृति के अधीन हो। तो ये परिभाषा क्या कहती है, इस विचारधारा के अनुसार मानव जीवन के सभी क्रियाकलाप, मानव जीवन के सभी क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं। मनुष्य आदिम अवस्था में रहता है, आदिम अवस्था मतलब आदि मानव की अवस्था में रहता है, और वह प्रकृति को सुनता है, प्रकृति की गर्जना से डरता है और उसकी पूजा करता है तथा स्वयं को उसके अनुकूल ढाल लेता है। यानी तो मानव जो था शुरुआती अवस्था में, जब वो आदिम अवस्था में था, तब वो क्या करता था, प्रकृति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। प्रकृति के अनुसार कैसे कर सकता था, तो सुनिए, मानव हमेशा अपने आप प्रकृति में बदलाव करने के योग्य नहीं था। शुरुआत से ही वो भी प्रकृति पर ही डिपेंड था, जैसे अन्य सभी जीव हैं। मानव कैसे डिपेंड था, तो मानव के घर नहीं थे उस टाइम पर, कोई स्थायी निवास नहीं था, वो भी घुमंतु था, जंगलों में रहता था, पेड़ पौधे कंदमूल खाकर पेट भरता था। बाढ़ आ गई तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था, मर जाते थे, तो सरवाइव करना भी बहुत कठिन कार्य था। तो जीवन पालन के लिए मानव प्रकृति पर ही निर्भर था। आगे ऐसी अवस्था में मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों पर ही निर्भर था, प्रकृति को फॉलो करता था, उसके नियमों को मानता था, और इस अवस्था में प्रकृति सक्रिय थी और मानव निष्क्रिय था। मानव क्या था, पूरी तरह से निष्क्रिय था, अपने आप कोई बदलाव नहीं कर सकता था। और वर्तमान में भी कई जगह मनुष्य अपने पर्यावरण के दास है, जैसे कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जनजातियां, कांगो की जनजातियां और अरब के बगदू समुदाय के लोग आज भी अपने पर्यावरण के दास हैं। और दास कैसे हैं, तो ये अपने पर्यावरण के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस विचारधारा के समर्थक याद रखना, समर्थक अरस्तु, हम्बोल्ट, हिप्पोक्रेटस और अल मसूदी हैं। 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया पेपर में। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखना, अरस्तु, हम्बोल्ट, हिप्पोक्रेटस और अल मसूदी भी। ठीक है, इस विचारधारा को नियतिवाद विचारधारा या पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगली विचारधारा पढ़े, तो अगली विचारधारा प्रकृति का मानवीकरण। अब प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है, तो सुनिए, आज वर्तमान में आप देख रहे हो कि मानव ने बहुत तेजी से विकास किया है, और तेजी से विकास करके आज उसने पर्यावरण पर विजय प्राप्त कर ली है। अब आपका पर्यावरण, आपकी जो प्रकृति है, वो मानव के जीवन पर इतना अधिक प्रभाव नहीं डालती है। कितनी भी बारिश क्यों ना हो रही हो, सर्दी क्यों ना पड़ रही हो, लेकिन अब मानव के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं बन सकते। मानव ने सर्दी में जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूल घर बना लिए, और अंदर गर्माहट करने के लिए उसने हीटर, बिजली से चलने वाले यंत्रों का उपयोग करने लगा है। ऐसे ही स्वयं गर्मी में, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां पर एसी फिटेड रूम बनाए हैं, जिसमें एसी के माध्यम से रूम को ठंडा रखा जाता है। और बाहर का टेम्परेचर बाहर निकलते कितना महसूस होता है, 46 डिग्री, 48 डिग्री दिल्ली का। लेकिन जैसे किसी रूम में अंदर बैठ जाते हैं जिसमें एसी लगा होता है, तो 24 डिग्री, 22 डिग्री, 18 डिग्री। तो ये सब कैसे संभव हुआ है, मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करी है।
मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है, टेक्नोलॉजी को आविष्कार किया है और उस टेक्नोलॉजी के उपयोग से मानव ने अपना जीवन आसान बनाया है। ठीक है, आगे मानव का प्रकृति का मानवीकरण कैसे, तो सुनिए जरा। प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मनुष्य उन अवसरों का उपयोग करके नई संभावनाओं को जन्म देता है, और जब नई संभावनाओं को जन्म देता है तभी इसलिए इस विचारधारा को संभावनावाद विचारधारा भी कहा जाता है। और मनुष्य इन अवसरों से अपना विकास करता है और प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है, जिससे धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है। अब प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है तो मानव ने प्रकृति में बदलाव कर अपनी छाप छोड़ी है, और जैसे क्या क्या बदलाव करें, तो उच्च भूमि क्षेत्रों में विशाल नगरों का निर्माण कर लिया, पहाड़ी क्षेत्रों में शिमला, श्रीनगर, ठीक है, कुल्लू मनाली, ये पहाड़ी क्षेत्र ही तो हैं। कितने बड़े बड़े नगर बना लिए मानव ने। ठीक, पहाड़ी क्षेत्रों में विशाल नगरों का निर्माण करके ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करी मानव ने, और सीढ़ीदार खेती से हुआ क्या है, मानव ने पहाड़ी क्षेत्रों में भी खेतीबाड़ी का एक रोजगार का रूप बना दिया है, खेतीबाड़ी को। आगे मैदानी क्षेत्रों में घास के मैदान बना लिए विशाल। गंगा का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो पूरा मैदान पड़ता है, भारत का उत्तरी मैदान, यहाँ पर क्या शुरुआत से ही मैदान थोड़े ही था, शुरुआत से ही खेत खलियान थोड़े ही थे, पहले भी वन संपदा थी, उनको काट करके बड़े विशाल मैदान बनाए, खेतीबाड़ी करने लगा मानव। ठीक है, आगे पर्वतों को काट कर रास्ते बना लिए, कई सारी टनल बना लिए। सुरंगों के निर्माण से हुआ ही है कि एक पर्वत को काट के दूसरे पर्वत की तरफ पहुंच जाते हैं, बड़ी आसानी से अब ट्रेवल किया जा सकता है, समय की बचत होती है। इस अवस्था में मनुष्य सक्रिय हो जाता है और प्रकृति निष्क्रिय हो गई है, यानी प्रकृति अब ज्यादा बदलाव नहीं डाल सकती, मानव के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती है, बल्कि मानव ने अब प्रकृति को अपने अनुकूल डाल लिया है और प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। अब इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन है, तो पॉल विडाल डीला बिलास, फेब्रे और अल्बर्ट डिमांजिया, याद रखना है, 3 नाम याद है। ठीक है, आगे अगली विचारधारा है नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा क्या है, तो सुनिए एक बार जरा। अभी मैंने आपको पढ़ाई थी, एक विचारधारा थी पर्यावरणीय निश्चयवाद। निश्चयवाद दूसरी हमने ऊपर पढ़ी थी, अभी ये वाली जो थी वो संभववाद थी, संभववाद। तो संभववाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद के बीच में मध्य मार्ग है नवनिश्चयवाद। कैसे, तो सुनिए जरा। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद में अंतर क्या है, इसमें मानव पूरी तरीके से पर्यावरण पर निर्भर रहता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, और इसमें प्रकृति सक्रिय होती है और मानव निष्क्रिय होता है। इसमें स्वयं उल्टा है, इसमें मानव प्रकृति के अवसरों का उपयोग करता है, अपना विकास करता है, संभावना को जन्म देता है और उन संभावनाओं को पूरा करके प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। इसमें प्रकृति निष्क्रिय हो जाती है और मानव सक्रिय हो जाता है। अब मानव ने जब इस तरीके से विकास किया लंबे समय से, हुआ यह है कि प्रकृति का अब बहुत ज्यादा निम्नीकरण हो गया है, प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है, पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना, प्रदूषण की समस्या, ये क्या है, ये सब संभावनावाद का ही तो कारण है कि मानव ने अपना बहुत तेजी से अंधाधुंध विकास किया, औद्योगिकरण किया, जिसकी वजह से आज प्रकृति का दोहन हुआ है। तो इसीलिए अगर हम इस विचारधारा को फॉलो करके, इन नियमों को फॉलो करके आगे बढ़े तो हमारे प्रकृति को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, और वहीं अगर हम इस विचारधारा को फॉलो करें तो मानव का विकास खतरे में पड़ जाएगा, यानी मानव का विकास संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक भूगोलवेत्ता हुए ग्रिफिथ टेलर, तो टेलर ने इन दोनों विचारधाराओं के बीच का मध्य मार्ग निकाला, और इसी मध्य मार्ग को कहते हैं आप नवनिश्चयवाद विचारधारा। क्या है आपका, नवनिश्चयवाद विचारधारा है। अब ये नवनिश्चयवाद विचारधारा क्या है, ये आपको इन दोनों विचारधाराओं के बीच का एक मध्य मार्ग दिखाती है कि मनुष्य प्राकृतिक नियमों को पालन करके भी अपना विकास कर सकता है,
और कैसे कर सकता है उसी को पढ़ते हैं इस विचारधारा में। ठीक है, चलिए तो पढ़ा शुरुआत करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा की संकल्पना प्रस्तुत की थी और इन्होंने इस विचारधारा को प्रकट करते समय कुछ बातें कही। उन्होंने इस विचारधारा को परिभाषित करने के लिए ग्रिफिथ टेलर ने ट्रैफिक लाइट की 3 बत्तियों का उपयोग किया, जिसमें लाल बत्ती का अर्थ है रुको। रुको मतलब मानव विकास की जिस अंधाधुंध राह पर चल रहा है, पहले उस विचारधारा की राह पर रुक जाए और रुकने के बाद इंतजार करे और नई योजना बनाए। पीली बत्ती का अर्थ है तैयार हो जाओ। पीली मतलब एम्बर, ऑस्ट्रेलिया में पीली को एम्बर कहा जाता है। तो तैयार हो जाओ मतलब योजना बना करके तैयार रहो, और जब प्रकृति अनुमति प्रदान करे और हरी बत्ती का सिग्नल मिले तो आप उस विचारधारा की राह पर निकल जाइए। ठीक है, अर्थात मानव जिस अंधाधुंध विकास की राह पर चल रहा है उस पर पहले रुके और रुकने के बाद उचित रणनीति तैयार करे, जब प्रकृति अनुमति प्रदान करे तो उस राह पर निकल पड़े। ठीक है, और इस प्रकार मानव प्रकृति के नियमों का पालन करके भी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं तीनों विचारधारा समझ में आई होंगी। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और दूसरी विचारधाराएं और कुछ 1950 का दशक। 1950 के दशक में कौन सा उपागम प्रभावी रहा? तो 1950 का दशक आपको पता ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, नए स्थानिक संगठनों का उदय हुआ, कई सैन्य संगठन बनाए गए, कई आर्थिक संगठन बनाए गए और कई सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए गए। तो 1950 के दशक में स्थानिक संगठनों का उदय हुआ, कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई और सांख्यिकीय गतिविधियों का उपयोग होना शुरू हो गया था। अब मानचित्र और मानवीय विश्लेषण के विकास में तीव्रता आई, यानी मानचित्रों का उपयोग बहुत तेजी से होने लगा। उपयोग इसलिए होता था क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। अब एक दूसरे से दूरी नापनी है, कौन कितनी दूरी पे कहां पर किसने परमाणु मिसाइल लगा रखी है, तो ये सभी जांच पड़ताल कैसे पता चलेगी? तो मानचित्रों के उपयोग से। तो मानचित्रों का उपयोग होने लगा। ठीक है, आगे 1970 के दशक में कौन सा उपागम प्रभावी रहा? तो मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि 1970। देखिए सुनिए जरा, मात्रात्मक क्रांति मतलब कई सारी क्रांतियां हुई, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ठीक है, रेल हड़तालें हुई। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। ठीक है, कई सारी समस्याएं थी उस दौरान। तो सुनिए, मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि के कारण 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का उदय हुआ। अब वो 3 नई विचारधारा कौन सी थी? मानवतावादी, अमूल्यवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा क्या है? तो मानवतावादी विचारधारा का संबंध लोगों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है और इस विचारधारा में आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति पर जोर दिया जाता है। आधारभूत सुविधाएं वही आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास और शुद्ध पेयजल की पूर्ति होना, यही आपकी आधारभूत सुविधाएं हैं। जब मानव को ये सभी सुविधाएं मिलने लगेगी तो कहीं ना कहीं उसका मानव विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। अगली विचारधारा आपकी अमूल्यवादी विचारधारा। अमूल्यवादी विचारधारा क्या कहती है? तो अमूल्यवादी विचारधारा कहती है कि मानव के सामाजिक कल्याण किस तरीके से किया जाए, यानी ये मानव के सामाजिक कल्याण पर जोर देती है। इसी को आप रेडिकल विचारधारा कहते हैं। यह निर्धनता और निर्धनता के कारण बंधन तथा सामाजिक असमानता की समस्याओं पर को कम करने पर जोर देती है। तो सुनिए कैसे। निर्धनता अपने आप में एक बड़ी समस्या है और निर्धनता के कारण समस्या बड़ी पैदा होती है बंधन। यदि आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में है, धन आपके पास अधिक मात्रा में है, तो आपको काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप दूसरों से काम करा सकते हो। ठीक है, आप कोई भी टेक्नोलॉजी को हायर कर सकते हो, खरीद सकते हो, किसी भी बंदे को हायर करके आप अपना काम करा सकते हो। लेकिन आपके पास धन ही ना हो तो फिर क्या आप अपने लिए किसी और को हायर कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। यही कारण है कि निर्धनता को एक बंधन बताया, समस्या बताया गया है। और निर्धनता के कारण कौन से बंधन पैदा होता है? संसाधनों को आप खरीद नहीं सकते, सबसे बड़ा बंधन है। ठीक है, अगर संसाधन होंगे तो जीवन आसान हो जाता है। ठीक, आगे इन समस्याओं की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। कार्ल मार्क्स कौन है? तो एक साम्यवादी समाजवादी विचारक है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि पूंजीवाद का विस्तार ही किसका
गरीबी का, निर्धनता का कारण है। तो ये क्या मानते हैं कि इन समस्याओं का कारण क्या है, पूंजीवाद का विस्तार है। ठीक है, आगे व्यवहारवादी विचारधारा क्या कहती है? यह विचारधारा मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म और रंग के आधार पर असमानताओं को करने पर जोर देती है। यानी आप किसी भी प्रकार से, किसी भी आधार पर एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, या फिर किसी भी जाति या धर्म के आधार पर। क्योंकि अगर आप ऐसा व्यवहार करोगे, एक दूसरे के साथ अनुचित व्यवहार करोगे, भेदभाव करोगे, तो इससे समाज में अस्थिरता पैदा होगी और समाज में उदासीनता आएगी। यह विचारधारा समाज के सभी वर्गों के समान विकास पर जोर देती है। यानी किसी भी प्रकार से हमें सभी लोगों का समान विकास करना है, समावेशी विकास होगा, वही आपके जीवन का आधार है, वही आपके देश के विकास का आधार है। ठीक है, आगे अगली है प्रौद्योगिकी के विकास में प्राकृतिक ज्ञान की आवश्यकता। देखिए सुनिए जरा, मानव ने जो भी प्रौद्योगिकी बनाई है, जो भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है, वो आविष्कार वो प्राकृतिक ज्ञान को समझ के ही कर पाया है। जैसे आग की खोज जब मानव ने की थी, तो उससे पहले उसने घर्षण मतलब दो पत्थरों को रगड़ने से ऊष्मा पैदा होगी और उसी ऊष्मा से फिर आगे चिंगारी यानी आग पैदा होगी। तो घर्षण और ऊष्मा की समझ ने ही मानव को आग की खोज में मदद करी। डीएनए की खोज ने बीमारियों पर विजय प्राप्त करने में मानव को सक्षम बनाया। वायु का वेग, वायु के जो भार लगता है, उसको समझ जब हमने विकसित की, तो उसकी समझ ने हमें तेज गति से चलने वाले वाहन को विकसित करने में मदद की। ठीक है, देखिए जरा, मानव प्राकृतिक ज्ञान को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। जैसे घर्षण और ऊष्मा की समझ ने आग की खोज में मदद की, उसी तरीके से डीएनए की और आनुवंशिक समझ ने बीमारियों पर विजय प्राप्त करने में मानव की मदद की है। वायु के वेग की समझ ने तेज गति से चलने वाले वाहन विकसित करने में मदद की है। ठीक है, आगे तो उम्मीद करता हूं अभी तक ये विचारधारा आपको समझ में आई हो। ठीक है, अब है आपकी कुछ शाखाएं किसकी? तो मानव भूगोल की। जब आपसे मानव भूगोल की शाखाएं पूछी जाए या क्षेत्र पूछे जाए, तो आपको बताना है सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या, आवास, ये सभी भूगोल। ठीक है, तो आपको इनमें से तीन ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो याद रखना। सबसे पहले ये वाली महत्वपूर्ण ज्यादा है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये है नंबर 1। नंबर 2 पर है आपकी राजनीतिक भूगोल जो महत्वपूर्ण है, और तीसरी आर्थिक भूगोल। ये तीन आपकी महत्वपूर्ण है जो कई बार पूछी गई हैं। तो सामाजिक भूगोल आपकी मानव भूगोल की शाखा है, और अगर पूछा जाए कि सामाजिक भूगोल की शाखाएं क्या हैं, तो ये सारी सामाजिक भूगोल की शाखाएं हैं, ये जो लिखी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से राजनीतिक भूगोल की शाखाएं निर्वाचन और सैन्य भूगोल। ठीक, आर्थिक भूगोल की शाखाएं संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन और पर्यटन तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल। ये सारी इनकी शाखाएं हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, इनमें पढ़ा किया क्या जाता है, तो ये सभी चीजें पढ़ी जाती हैं इनमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और चैप्टर आसान लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे होगा क्या, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन लगता है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, और टीम फिर अच्छे से और नया कंटेंट बेहतर तरीके से बना करके लेके आएगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पे हमारे साथ बने रहे। अच्छे से पढ़ने के लिए आपके साथ हम खड़े हैं, आपको पढ़ाने के लिए खड़े हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए खड़े हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगे। ठीक है साथियों, अब अपना व्यक्तित्व कुछ इस तरीके से बनाएं, ठीक है, कि महिलाएं और देश आप पर गर्व महसूस करें, आपके साथ सभी लोग सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, बाकी का चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।